नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये जो मास्टर क्लास की श्रृंखला पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत चल रही है, आज ये फोर्थ मास्टर क्लास है। पहले 3 मास्टर क्लासेस में अनंत विजय जी आपकी सूचना के लिए एक कुलप्रीत यादव जी ने प्रथम मास्टर क्लास लिया था, जिसमें उन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग फिक्शन के बारे में कुछ टिप्स दिए। फिर अनंत नीलकंठन जी ने कैसे हिस्ट्री और फिक्शन को वीव करें, उस कैसे हिस्ट्री और फिक्शन को वीव करें उसके बारे में बताया। और अभी पीछे तीसरा पिछले हफ्ते जो क्लास हुई प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी ने, उन्होंने रिसर्च मेथोलॉजी और स्पेशली स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कैसे जो आप शोध करते हैं उसके बारे में क्या रिसर्च मेथोलॉजी आप अपना सकते हैं। अनंत विजय जी का मैं विस्तृत रूप में परिचय थोड़ी देर के बाद दूंगा, और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच आए और आपका बहुत ही विस्तृत लंबा अनुभव है। आप पत्रकार ही नहीं, आप लेखक भी हैं, आप चिंतक भी हैं, और आपकी अपने बहुत सारे विषयों पे आप अपने ओपिनियंस पुरजोर तरीके से रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरा निवेदन होगा निदेशक महोदय से कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। निदेशक महोदय से अनुरोध है श्री युवराज मलिक जी से कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी। अच्छा, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, पीएम युवा योजना का जो एक बड़ा मकसद था कि देश के युवाओं में साहित्य के प्रति, लेखन के प्रति, पढ़ने और लिखने के प्रति एक संस्कृति को पैदा करें। उस पैदा करने के साथ साथ उसके लिए कुछ रोल मॉडल ढूंढे जाएं जो वाकई युवा हों। जनरली ये सोचा जाता है कि लेखक जो है एक लंबी उम्र के बाद और जब बाल सफेद हो जाते हैं तभी तैयार होता है, बट हमने सोचा कि लेखक को एक युवा के तौर पे तैयार किया जाए और ये योजना आपके सामने लेके आए। आपको जान के खुशी होगी, आज हमारे बीच जो मेंटर हैं वो इस योजना के सबसे बड़े समर्थक लोगों में से एक हैं, जिसको इसका बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला, समर्थन मिला। और इससे पहले एक जो इनडायरेक्ट गाइडेंस होती है, आप लोग नहीं जानते थे, तो वो भी हमें लगातार मिलता रहा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे अनंत भाई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ मैं कहूंगा, जैसा इनका नाम है अनंत, इनका जो विस्तार है साहित्य की दृष्टि से वो उतना ही अनंत है। इन्होंने प्रिंट मीडिया में भी एक लंबा अरसे से काम किया है, डिजिटल मीडिया में भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी किया है। और जो साहित्यिक जगत के जो कोर एलिमेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं लिटरेचर फेस्टिवल, उन सब में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सक्रिय उनकी भागीदारी रही है। जब बात आती है लेखन की, तो क्यों उनको हमने लिया? क्योंकि उनका जो एक पक्ष है, उनकी जो एक पैनी नजर है, चाहे वो साहित्य को एक पत्रकार के नजरिए से देखने की हो, या एक साहित्यकार के नजरिए से देखने की हो, या लेखक के नजरिए से, या खुद एक रीडर के तौर पे, क्योंकि वो पढ़ते बहुत है। तो इन सब चीजों को देखने से हमें लगा कि वो एक बहुत अच्छी हमारी एक रिपोजिटरी होगी, जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं और आप उनसे वो सवाल पूछिए जो एक नॉर्मल साहित्यकार से आप नहीं पूछ पाते हैं। मैंने आपकी किताब पढ़ी, मैंने बहुत बहुत बधाई दी, बहुत सुंदर किताब लिखी है, डेमोक्रेसी, डिनेस्टी टू डेमोक्रेसी, अमेठी संग्राम। उस किताब को पढ़ के मुझे एक बात समझ में आई। एक बड़ी फेमस सी काव्य रचना है 2 लाइनों की, कि सवाल ये नहीं कि उसने क्या देखा, सवाल ये नहीं कि उसने क्या देखा, सवाल ये है कि वो गवाही में कहेगा क्या। तो अनंत जी के बारे में मैं कहूंगा कि ये वो है जिसने जो देखा वो वही कहेगा। तो इनका जो नजर है वो भी वही होगी और इनकी गवाही भी वही होगी। तो कंटेंट को किस प्रकार से ऑथेंटिक तरीके से विजुअलाइज किया जाए, अखबारों में बहुत स्टोरीज आती हैं, हम जब रिसर्च करते हैं बहुत सी बातें सुनते हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, मन करता है उनको किताब में डाल दे।
परंतु उनके पीछे की जो लीनियज होती है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। तो जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो सबसे अच्छा पक्ष मुझे यही लगा कि आपने वो कोई भी चीज नहीं डाली जो पब्लिक डोमेन में थी। आपने वो चीजें डाली जो आपने खुद वहां जाकर अपनी रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंस से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखी, समझी, और उनके फैक्ट बेस्ड उसका इंक्लूजन आपने किया है। तो आप सब ये सब चीजें आनंद जी से सीख सकते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, लोग लिखते हैं, बट आप हर नजरिए को, विशेष रूप से साहित्य और कला और संस्कृति, इन विषयों के प्रति उनका विशेष लगाव है। और आपका जो सब्जेक्ट है वो साहित्य, संस्कृति और देश की आजादी के आंदोलन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और पत्रकार की एक नजर बड़ी पैनी होती है, उस पैनी नजर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि अब से पहले वो सवाल पूछते थे, आज आपकी बारी है उनसे सवाल पूछने की। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा पूछें तो ज्यादा आपके साथ अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आनंद जी, आपने समय निकाला, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ली, और जितना सहर्ष आपने ली उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आशा है कि ये जो 75 लोग हैं, आने वाले समय में 750 बनेंगे और फिर 7500 बनेंगे। ये भी अपने बाद अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी प्रकार से मार्गदर्शन देंगे जैसा आप आज इनको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत विजय जी, एक दो सूचनाएं, ऐसे तो हम लोग इसके बारे में आदान प्रदान करते रहे हैं, लेकिन ये जो 75 का जो ग्रुप है, ये जो भारत की सारी भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी, ये तीनों मिला के ये पूरा एक पैन इंडिया एक ऑडियंस है। और कुछ इसमें फिक्शन पर भी काम कर रहे हैं, कुछ नॉन फिक्शन पे भी काम कर रहे हैं, कुछ आप रिसर्च बेस्ड भी है, कुछ बायोग्राफीज भी लिख रहे हैं। अलग अलग आप कह सकते हैं विधाओं में उनका काम चल रहा है। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पत्रकारिता, स्वतंत्र आंदोलन के समय की पत्रकारिता, और आज उनका हम कैसे उनको उनको हम ढूंढें और उनको शोध में अपने अपनाएं। अनंत विजय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लेखक और पत्रकार हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 2.5 दशक का अनुभव है। उन्होंने टीवी और समाचार पत्र दोनों माध्यमों में काम किया है। प्रिंट माध्यम से आरंभ करके अनंत विजय न्यूज चैनल से जुड़े और वहां अलग अलग चैनलों में लगभग 14 वर्षों तक कार्य किया। देश के पहले सिटी चैनल S1 की परिकल्पना से जुड़े और उसको आकार प्रदान किया। उसके पहले IBN 7 न्यूज चैनल के साथ आरंभ हुआ। उसके पहले जैन टेलीविजन में भी उन्होंने कुछ महीनों तक काम किया। फिर उनका सफर IBN 7 न्यूज चैनल के साथ आरंभ हुआ, जो करीब 12 साल तक चला। न्यूज चैनल में काम करते हुए अनंत विजय ने कई नवाचार किए और हिंदी भाषा के साहित्य को लेकर कार्यक्रम शुरू किया। जब निजी न्यूज चैनलों पर साहित्य के कार्यक्रमों के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, तब IBN 7 में साहित्य और पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम आरंभ करने का श्रेय अनंत विजय को जाता है। साहित्य से जुड़ी घटनाओं की कवरेज को भी न्यूज चैनल पर स्थान मिलने लगा। भाषा से जुड़ी चर्चाएं भी आयोजित की गईं। न्यूज चैनल की आपाधापी भरी जिंदगी में अनंत विजय ने समाचार पत्रों से अपना संबंध बनाए रखा और विभिन्न विषयों पर लगातार लेखन किया। उनके लेख मुख्यतः साहित्य और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। न्यूज चैनल में काम करने के दौरान अनंत विजय के लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक जागरण, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, नई दुनिया, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात खबर, दैनिक ट्रिब्यून आदि में नियमित प्रकाशित होते रहे हैं। हिंदी के अलावा अनंत विजय ने कई सालों तक दैनिक पायनियर में अंग्रेजी में भी लेखन किया। समाचार पत्रों के अलावा अनंत विजय ने नया ज्ञानोदय, हंस और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की पत्रिका पुस्तक वार्ता में 8 वर्षों तक स्तंभ लेखन किया। फिलहाल अनंत विजय दैनिक जागरण में एसोसिएट संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दैनिक जागरण में पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक रविवार को उनका स्तंभ प्रकाशित हो रहा है, जो बेहद लोकप्रिय है। उनकी अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र पर केंद्रित उनकी पुस्तक अमेठी संग्राम अपने प्रकाशन के पहले सप्ताह में ही बेस्टसेलर हो गई और लगातार 6 महीने तक शीर्ष पर बनी रही। इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी प्रकाशन हुआ। इसके पहले प्रकाशित उनकी पुस्तक मार्क्सवाद का अर्धसत्य ने हिंदी में वैकल्पिक नैरेटिव को मजबूती प्रदान की। उनकी आलोचनात्मक पुस्तक विधाओं का विन्यास भी चर्चित रही। अनंत विजय को फिल्मों से विशेष लगाव है और उनको फिल्मों पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। उनको बिहार सरकार का प्रतिष्ठित डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान भी मिला है।
इसके अलावा उन्हें महाराणा मेवाड़ सम्मान भी दिया गया था। वो 2017 में फिल्म फेस्टिवल में गोवा की फिल्मों के चयन के लिए बनाई गई जूरी के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं। वो जल संसाधन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका के संपादक मंडल में भी रह चुके हैं। अनंत विजय पत्रकारिता में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि अनंत विजय नेशनल बुक ट्रस्ट के एक लेखक भी, सम्मानित लेखक भी हैं। अनंत विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। और अब ये अब आपके जो आधा घंटा का आपका लेक्चर और आधा घंटा संवाद के लिए हमने रखा है, फिर से स्वागत है आपका, प्लीज। बहुत धन्यवाद विक्रम जी, और आपने बहुत उदारता पूर्वक मेरा परिचय दिया, इसके लिए आपका विशेष आभार। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से मेरा जुड़ाव, मेरे पीछे जो कि पुस्तक लगी है, 2 पुस्तकें मेरी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से आई हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को तो मैं घर जैसा समझता हूं। और जिस तरह से पिछले दिनों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपने स्थापना काल में मिले मैंडेट के हिसाब से काम किया, वो बहुत ही संतोषप्रद है। अगर आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के बारे में विचार करें और देखें और उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो देश में पुस्तक और पढ़ने लिखने, पठन पाठन की संस्कृति का विकास इसकी प्राथमिकता में शामिल है। और जो इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के वक्त युवाओं के साथ जुड़कर उनको लेखन की ओर प्रवृत्त करने और प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से उनको पढ़ने लिखने से बहुत विशेष तौर पर जोड़ने के लिए इस योजना के लिए मैं संस्थान के यशस्वी निदेशक कर्नल युवराज मलिक को विशेष आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में विचार किया। और ये कार्यक्रम बहुत ही, और मेरा सौभाग्य ये है कि अभी 3 महीने पहले मैं इसी तरह 75 युवा फिल्म निर्माताओं के साथ मैंने संवाद किया। गोवा में फिल्म फेस्टिवल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक विशेष योजना थी, वहां फिल्में बनाने की योजना थी। तो युवा फिल्मकारों से मिलने के बाद अब युवा लेखकों से मिलना, और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन काल की बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं मालूम कि मैं स्वाधीनता का 100 वर्ष देखने के लिए जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन ये अवसर हम सब की जिंदगी में एक ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप उससे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। इसलिए आप सब प्रतिभागियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपकी प्रतिभा का सम्मान और रेखांकन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया। पीएम युवा मेंटरशिप योजना, और ये अगर आप देखें तो इस योजना पर मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये योजना अपने आप में बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे युवा पढ़ने से विमुख हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की इस योजना में देश के अलग अलग हिस्सों में, आपके वेबसाइट पर जाके मैंने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों के युवा इससे जुड़े हैं। तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि बगैर किसी सर्वे के जो एक परसेप्शन देश में तैयार किया गया कि हमारे युवा पढ़ते नहीं है, उसको भी ये कार्यक्रम ध्वस्त करता है और इस परसेप्शन को निगेट करता है कि हमारे युवा पढ़ते नहीं। आप सब अगर नहीं पढ़ रहे होते तो आज मेरे साथ या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ इस महती कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति नहीं हो पाती। तो इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग हैं जो इस कार्यक्रम को से जुड़े हैं। और मुझे तो बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा है आप सबों के कृतियों की। और जब आप उस स्थिति की कल्पना करिए जब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 75 पुस्तकें प्रकाशित होंगी, विभिन्न भाषाओं की, विभिन्न विषयों के, विभिन्न महापुरुषों पर और विभिन्न विधाओं में। तो ये बड़ा काम हुआ है और बहुत ऐतिहासिक काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे जो विषय दिया गया है वो विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारीय स्रोत, शोध, अन्वेषण एवं उपयोग। तो मैं जब विक्रम जी से इस कार्यक्रम को लेके बात कर रहा था और उनका मार्गदर्शन ले रहा था कि मुझे क्या बोलना है, किस दिशा में बोलना है, तो मेरे मन से एक अचानक से बात निकली और मैंने विक्रम जी के साथ साझा किया, आप सबके साथ करो। अगर आप स्वाधीनता आंदोलन को देखें तो मोटे तौर पर, क्षमा करेंगे लेकिन मोटे तौर पर उसमें पत्रकारों की और वकीलों की बड़ी महती भूमिका रही है।
अगर आप स्वतंत्र, सबसे बड़ी भूमिका तो देश की जनता की रही है, उससे तो किसी को इनकार नहीं, लेकिन जनता को नेतृत्व देने की जो भूमिका रही है वो पत्रकार और वकीलों की रही है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे स्वाधीनता आंदोलन का 3 दौर है। एक स्वाभिमान, जो पिछले कई सालों के शासन, परतंत्रता की वजह से, गुलामी की वजह से जो हमारा स्वाभिमान देश का समाप्त हो गया था, उसको उठने का काल। वो अगर आप 1757 के आसपास से देखें तो हमारा देश का, और एक चीज और, आप लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े हैं, भारत का स्वाधीनता आंदोलन पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन है। आप रूस की क्रांति को देख लीजिए, उसका 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 कालखंड पीरियड देखिए कितना छोटा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीरियड देखिए कितना छोटा। इसी तरह अलग अलग मिस्र के रिवॉल्यूशन को देख लीजिए तो बड़े छोटे कालखंड में, लेकिन भारत की जनता ने का स्वाधीनता आंदोलन बहुत लंबे कालखंड तक चलता है। अगर आप उसको देखें तो उस लिहाज से जो हमारा पहला कालखंड है वो स्वाभिमान जगाने का है। दूसरा स्वाधीनता आंदोलन का है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो गांधी जी के आगमन से देख सकते हैं 1915 से 1947 तक, और 1947 से लेकर 2022 तक 75 साल का दौर, ये हमारे स्वावलंबन का दौर है। तो स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वावलंबन, इस 3 कालखंड में अगर बांट के आप भारत के स्वाधीनता आंदोलन को देखेंगे तो आपके लेखन को एक नई दृष्टि मिलेगी। और आप जब वो कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि जब शोध कर रहे होंगे तो उसमें भी एक आपको नई दृष्टि मिलेगी। तो इसलिए जब मैं ये कहता हूं तो मैं इस पर विशेष तौर पर आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि स्वाभिमान, स्वाधीनता और स्वावलंबन के दौर को विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि इतिहास जो है वो सिर्फ युद्ध और जय पराजय की तिथियों का उल्लेख मात्र नहीं है कि एक वॉर हो गई, ये राजा था, उसने विरासत दूसरे को दे दी। इतिहास वो है जो समवेत रूप से समाज को आगे लेकर भविष्य की ओर चलता है। इस पर अमेरिकन स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हो गए, यूरोपियन स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इन लोगों में बड़ी बहस हुई कि हिस्ट्री विज्ञान है, हिस्ट्री साइंस है। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं का आकलन मात्र भी नहीं है। मैंने आज अपना एक कॉलम में इस बात का उल्लेख किया है कि इतिहास लेखन समवेत तौर पर सब कुछ को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है। मुझे जो बताया गया है, मैं थोड़ा उल्टा से शुरू करता हूं, उनकी फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी और ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। तो ये मत समझिएगा कि गल्प या फिक्शन, फिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कल्पना के आधार पर ही सब कुछ लिख देते हैं। उस कल्पना को भी एक यथार्थ का, रियलिटी का एक आधार मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी रियलिटी से या रियलिज्म से आप कल्पना को नहीं उठाएंगे तब तक पाठक आपसे नहीं जुड़ेंगे, वो एकाकार नहीं होंगे आपके साथ। मुझे लगता है कि उसको सबसे अच्छी स्टोरी के बारे में जब मैं बात करता हूं, फिक्शन की बात कर रहा हूं, तो मुझे राज कपूर साहब और सचिन भौमिक के बीच की एक बड़ी अच्छी सी घटना याद आती है। सचिन भौमिक इस देश में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों के पटकथा और स्टोरी राइटर हैं। वो जावेद अख्तर और सलीम जावेद की जोड़ी से भी ज्यादा हिट फिल्में और सचिन भौमिक ने दी है। वो जब बंगाल से आए और राज कपूर साहब से मिले, तो राज कपूर साहब से मिलने के बाद बहुत मुश्किल से उनको समय मिला, एक बैठक तय हुई। आरके स्टूडियो में राज कपूर साहब का एक जमावड़ा लगता था, जिसमें वो शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और उनके जितने सब लोग होते थे सब इकट्ठे होते थे, गांव तकिए लगे होते थे, वहां बैठ के कहानी सुनाया जाता था। सचिन भौमिक को राज कपूर साहब ने कहा कि कहानी सुनाइए, तो सचिन भौमिक ने एक फिल्म की स्टोरी करीब 35 मिनट में उनको सुनाई। सुनने के बाद राज कपूर हंसे और बोले कि देखिए, भारत में तो एक ही स्टोरी है, राम था, सीता थी, रावण आ गया। उन्होंने कहा पूरी कहानी फिल्म इंडस्ट्री की इसी 3 लाइन पे चलती है कि एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलेन आ गया। और उन्होंने इसको अपने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कहा, और सचिन भौमिक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, केदार शर्मा ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख भी किया है
सचिन भौमिक ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से मुझे कहानी समझने की और कहानी को कहने की दृष्टि मिल गई। इससे एक और संदेश फिक्शन लिखने वालों के लिए निकलता है कि कही हुई कहानी को भी किस तरह से आप कहते हैं। हमको सबको मालूम है कि रामायण में क्या होना है, राम होंगे, रावण को मारेंगे, सीता का अपहरण होगा, पूरी कहानी मालूम है। लेकिन जब भी रामायण दिखाया जाता है बड़े चाव के साथ लोग उसको देखते हैं, क्योंकि उसमें एक कहानी है, कहानी कहने की क्षमता है। और उससे भी बड़ी बात कि दर्शक या पाठक उसके साथ अपने आप को एकाकार कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि रामायण और महाभारत पूरी दुनिया का, अगर उसको धर्म ग्रंथ से अलग भी कर दें तो सबसे बड़ा क्राइम थ्रिलर है। अगर इस लिहाज से पोस्ट मॉडर्निस्ट व्याख्या भी अगर हम उसकी करें तो रामायण और महाभारत से बड़ा क्राइम थ्रिलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप कल्पना करिए, एक किंग है, उसका एक बेटा है, वो अपने बेटे को कल राजा बनाना चाहता है, रात को उसके कपड़े सिल के आ जाते हैं, उसकी पूरी तैयारी हो जाती है, सारा दरबार सज जाता है और सवेरे पता चलता है कि उस राजकुमार को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। इससे बड़ा थ्रिलर कहां मिलेगा आपको? पूरी दुनिया में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। उसी तरह महाभारत में अगर आप देखें तो महाभारत में तो इतने मोड़ है कहानी में, वो इसलिए आपको अच्छे लगते हैं कि उसमें नीति की बात है, उसमें लोक की बात है, और उसमें बात है आपको अपने आसपास की घट रही घटनाओं से प्रभावित होने की। उसमें धर्म भी है, वो धर्म नहीं जो उपासना पद्धति है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब नियम कानून, जीवन जीने की पद्धति, उसको लेकर अगर आप चलते हैं उसमें नीति है। आप जरासंध के वध की स्थिति की कल्पना करिए, आप शिशुपाल वध की स्थिति की कल्पना करिए, आप भीम के दुर्योधन जंघा पर प्रहार की बात को देखिए। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो गल्प लिखने में आपको एक टेक्निक का पता चलेगा कि किस तरह सुनी हुई कहानियों को, किस तरह लिखी गई जीवनी को फिर से लिखने के लिए आपके पास वो टेक्निक होना चाहिए कि आप पाठकों को अपने साथ जोड़ लें। उसे मालूम है कि अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी लिख रहे हैं, उसे मालूम है कि अगर आप ज्योतिबाई फुले की जीवनी लिख रहे हैं तो उसमें कहानी वही होगी। आप उसको कहेंगे कैसे, आप उसको तथ्यपरक घटनाओं से जोड़ेंगे कैसे? इसलिए ये आवश्यक है। दूसरी बात कि जब हम नॉन फिक्शन की बात करते हैं तो अभी डायरेक्टर साहब मेरी किताब दिखा रहे थे शुरुआत में, नॉन फिक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको प्राथमिक स्रोत तक जाना चाहिए, फर्स्ट हैंड सोर्स आपको करना चाहिए। क्योंकि आज इंटरनेट मीडिया के, मैं सोशल मीडिया नहीं कहता हूं जानबूझ के, क्योंकि मीडिया वो इंटरनेट मीडिया है, वो सोशल मीडिया नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया है तो क्या अखबार और टेलीविजन चैनल एंटी सोशल मीडिया है? नहीं, उसका नाम ही गलत हो गया। वो इंटरनेट मीडिया है दरअसल, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, रेडियो मीडिया और इंटरनेट मीडिया। तो अगर आप इंटरमीडिया के इस युग में देखें इंटरनेट मीडिया के, तो बहुत सारी चीजें इस तरह से होंगी कि आपको लगेगा अरे ये सत्य है। अब सत्य की पड़ताल कैसे करें? तो नॉन फिक्शन लिखने वाले के सामने, बायोग्राफी लिखने वाले के सामने ये बड़ी चुनौती होती है। और नॉन फिक्शन और बायोग्राफी में एक बड़ी महीन सी रेखा होती है कि आपको थोड़ा सा उसमें फिक्शन का भी पुट, गल्प का भी पुट डालना पड़ेगा। और नॉन फिक्शन तो एकदम ही आपके प्राथमिक स्रोत और आपके अनुभवों पर आधारित होगा। और उसमें एक तत्व और होना चाहिए नॉन फिक्शन में, जो मुझे लगता है कि उसमें किसी भी आइडियोलॉजी का पुट नहीं होना चाहिए। आप अगर उसको देख रहे हैं, जो जीवन जैसा आपने देखा उसको अपनी भाषा में लिखना, वही अच्छी चीज है। और उसके लिए आपको संदर्भ का पता होना चाहिए। नॉन फिक्शन में प्राथमिक स्रोत और उसकी परंपरा, विषय की परंपरा और विषय का संदर्भ आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा आपको तो आप लगेगा कि कटे हुए से थोड़े लिख रहे हैं। मैं वापस, ये जो फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी और रिसर्च की बात मैंने बता दिया, मैं वापस लौटता हूं कि आजादी के समय के स्वावलंबन के दौर को अगर आप देखें तो बहुत ही मुझे वो याद आता है। और मैं इस बात में बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, कई बार विक्रम जी से चर्चा हुई कि जो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो उसमें जो है
पत्रकारिता को लेकर आप, ये अनायास नहीं है कि तिलक भी पत्रकार अपनी पत्रिका निकालते हैं, हिंद केसरी। महात्मा गांधी ने तो कई पत्रिकाएं निकाली। उस दौर में अगर देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी पत्रिका होती थी, क्योंकि वो दौर उस पार्टी के आधार पर लड़ा गया था। आजाद हिंद फौज की अपनी पत्रिका थी। तो उस समय उस पत्रकारीय स्रोत का बाद में बात करूंगा, लेकिन पत्रकारिता को स्वाधीनता के मशाल के ध्वजवाहक के तौर पर देखा गया। उस समय संचार के इतने माध्यम नहीं होते थे। महात्मा गांधी को अगर कोई बात अपनी पहुंचानी होती थी तो वो अपनी पत्रिका में लेख लिखकर ही उसको देखते थे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बापू के लेखन में आपको बहुत विरोधाभास दिखाई देंगे। उनका अगर वांग्मय पढ़ेंगे तो उसमें कई बार बापू एक ही मसले पर 5 साल पहले कुछ और कहते हैं और 5 साल बाद कुछ और कह रहे होते हैं। अब आपका विवेक है कि बापू की इस सोच की विकास यात्रा को कैसे पकड़ते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी विषय पर कोई बात लिखना चाह रहे हैं और मान लीजिए कि सामाजिक न्याय की बात बापू अगर करते हैं, उस समय ये टर्म नहीं था, लेकिन समानता और बराबरी की बात करते हैं, या सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, या हिंदी भाषा की बात करते हैं। मैं भाषा से जुड़ा आदमी हूं, साहित्य से जुड़ा आदमी हूं, राजनीति पर न जाके अगर मैं भाषा की बात आपको बताऊं तो बापू जब हिंदी साहित्य की पहले बात करते हैं 1910 से लेके 20 तक, तो उस समय बापू हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखते हैं। और 20 के बाद बापू ऐसे पलटते हैं और वो फिर हिंदुस्तानी की वकालत करने लगते हैं। वो हिंदी जो बापू हिंदी को भारत को जोड़ने वाला, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें बापू ने अपने, बापू के वांग्मय में मेरे इधर बाईं तरफ रखा है, उसमें विरोधाभास है कि 10 साल पहले बापू क्या सोचते थे और 10 साल बाद क्या सोचते थे। आपके सामने चुनौती होती है कि अगर बापू पर लेखन कर रहे हैं तो इस विरोधाभास से कैसे निपटें। जो हमारे फिक्शन, नॉन फिक्शन राइटर हैं, और ये अभी मैं कल परसों में पढ़ रहा था एक डिबेट, बहुत अच्छी डिबेट है, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और अल्लामा इकबाल के बीच की डिबेट है। अल्लामा इकबाल साहब और जवाहरलाल नेहरू में इस्लाम के फॉर्म को लेकर डिबेट है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी डिबेट में आप पढ़ लेंगे, नेहरू ने अपनी बात बहुत विस्तार से और बहुत इंफेटिकली उसमें रखी है इस्लाम को लेकर। उतने ही इंफेटिकली अल्लामा इकबाल ने जवाब भी दिया इस्लाम को लेकर। तो इन सब स्रोतों को देखने के लिए अब जब मैं ये देख रहा था तो इन पुस्तकों में स्रोत भी लिखा रहता। आपसे आग्रह ये है कि इंटरनेट के स्रोत का कम से कम इस्तेमाल करिए, प्राथमिक स्रोत तक जाइए, पुस्तकों तक जाइए। बिना पुस्तकों को देखे इंटरनेट, हाँ मैं इंटरनेट पर जो उपलब्ध प्रामाणिक चीजें हैं उस पर भी बात करूंगा, आपके सामने आऊंगा उसको लेकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप नॉन फिक्शन लिख रहे हैं या स्वाधीनता के समय के चीजों को लिख रहे हैं, या जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े पत्रकार थे और उन्होंने प्रताप पत्र निकाला वहां से, कानपुर से। अगर आपको प्रताप के बारे में शोध करना है, मेरी अभी पिछले दिनों एक पत्रकार मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि उन्होंने प्रताप नाम क्यों रखा है, इस पर शोध होना चाहिए। तो क्या वो महाराणा प्रताप का प्रताप लेना चाह रहे थे? क्या वो भारतीयों का प्रताप दिखाना चाह रहे थे? या वो स्वाधीनता सेनानियों के उस प्रताप को रेखांकित करते हुए कोई संदेश देना चाहते थे? तो इस तरह की अगर शोध होगी और इस तरह का अगर शोध होगा और आपके पास प्रताप की प्रति नहीं होगी, प्रताप के कवर पर लिखी हुई पंक्ति नहीं होगी। अब इंटरनेट मीडिया का मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जो दंड मार्तंड पहली पत्रिका है, उसके कवर का अगर आप इंटरनेट मीडिया पे टाइप करोगे तो उनका कवर ही अलग अलग तरीके का दिखाई देगा आपको। हमारे बहुत सारे कलाकार साथी मित्र हैं जो फोटोशॉप पर कुछ को कुछ बना के इंटरनेट मीडिया पे डाल देते हैं। और इंटरनेट मीडिया पर तो ये है कि अगर आप सर्च करने के लिए भी वहां गए और आपने उस वेबसाइट को खोल लिया तो वो सर्च में ऊपर आ जाएगा, वो उसके हिट की गिनती हो जाती है। वो क्योंकि उसके पास कोई
मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो खोजने आया था या पढ़ने आया था। आप टाइम स्पेंड से उसकी बात कर सकते हो कि 3 मिनट टाइम स्पेंड रहा, लेकिन ये भी प्रामाणिक इस वजह से नहीं है कि मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कोई दूसरी वेबसाइट खोल ली और वो मुझसे छूट गया गलती से, मेरा टाइम स्पेंड उस वेबसाइट पर 50 मिनट दिखाई देगा उस स्टोरी को पढ़ते हुए। तो क्या वो प्रामाणिकता हुई? क्या ये माना जाए? तो और अगर आप किताब उठाएंगे, आपने रैक से किताब उठाई, उसको खोला, उसको पलटा, उसमें देखा और उसको अगर कोट करेंगे आप, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये भी जो है, ये सेकेंडरी सोर्स है। फर्स्ट हैंड सोर्स आपको उस दस्तावेज को देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे म्यूजियम हैं, नेशनल आर्काइव्स है। नेशनल आर्काइव्स में आप जा सकते हैं, आप 50 रुपए की सदस्यता लेकर नेशनल आर्काइव के किसी भी दस्तावेज को देखने के लिए आप के सामने है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरियां हैं, पूरे देश भर में लाइब्रेरीज है। नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता के, अगर हमारे साथी जुड़े हों, या पूर्वोत्तर भारत के हमारे साथी जुड़े हों, और सालारजंग म्यूजियम अगर और नीचे डाउन साउथ चले जाइए तो वहां कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में अगर आप ऐतिहासिक, मान लीजिए अगर आप में से कोई मेवाड़ साम्राज्य पे लिखना चाह रहा हो, तो आपको सिटी पैलेस होटल जाके वहां के म्यूजियम को देखना चाहिए कि कैसे महाराणा प्रताप 50 किलो का वो पहनते थे कवच। और इन सब चीजों को का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको ठीक तरीके से नहीं कह सकते हैं। मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप सब लोग चूंकि वयस्क हैं इसलिए मैं ये दुस्साहस कर रहा हूं। E.L. जेम्स की एक किताब 50 शेड्स ऑफ ग्रे बहुत प्रसिद्ध हुई थी, पिछले 10 साल पहले की बात होगी, और उनकी वो ट्रायोलॉजी पूरी दुनिया में उसने धूम मचाया, उस पर कई फिल्में बनी, करोड़ों रुपए कमाए। मैंने एक इंटरव्यू किया था E.L. जेम्स का, उस दौरान ईमेल पर इंटरव्यू किया था कि उसमें कार में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सीन को लिखने के पहले मैं उस कार में खुद अपने हस्बैंड के साथ बैठी और मैंने देखा कि यहाँ ये संभव है कि नहीं, और कार के किस मॉडल में वहां कार की पिछली सीट पर बैठे इस एंगल से रोमांस हो सकता है। तो वो मेरे पास लिखित इंटरव्यू होगा कहीं, मैं ढूंढूंगा, 10 साल पहले मेल पे इंटरव्यू लिया था। तो इस हद तक, और वो फिक्शन है, वो फिक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्शन में प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है, फिक्शन में भी आपको प्रामाणिकता चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि दिन में तारे उग गए, आसमान में चांद सितारे खिल गए। तो ये कवियों को थोड़ी छूट इसमें ले सकते हैं, वो अपने बिंब में कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गद्य लेखक है, जो प्रोज राइटर हैं, वो इस तरह की छूट मुझे लगता है कि नहीं ले सकते हैं। और जो हम स्वाधीनता की अगर हम बात करें तो इतिहास के पृष्ठों में जो भाषा, क्षेत्र, जाति आदि के अंतर को मिटाने में जो पत्रकारिता का योगदान रहा है, और पत्रकारिता को अब देखें तो उस जमाने में मुझे लगता है कि, मुझे अगर मैं गलत होऊंगा तो ठीक करेंगे, बिस्मिल इलाहाबादी ने कहा था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसी को अंग्रेजी विचारकों ने यह भी कहा था कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो कलम तलवार से कहीं अधिक ताकतवर है। और 18वीं सदी से बंगाल गजट से लेके, जो मैंने कहा स्वाधीनता का जो स्वाभिमान का दौर था, उससे लेके अगर आएंगे तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आपको मिलेंगी जिसमें उस दौर के लोगों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके लिए सबसे मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं, और आप सब प्रतिभाशाली हैं, कि पढ़ना बहुत आवश्यक है। अक्षरों से प्रेम करना उतना ही आवश्यक है जितना युवावस्था में सबकी चाहत होती है कि उसके पास एक प्रेमिका हो या प्रेमी हो। तो आप उसी तरह शब्द से प्यार करिए, अक्षर से प्यार करिए, क्योंकि और खूब पढ़िए। अखबार को अभी भी पढ़िए। अखबार में, मैं जिस अखबार में काम करता हूं, दैनिक जागरण में, वहां एक एक शब्द हर दिन नियत है कि 1 घंटे चर्चा होगी किसी एक शब्द पर या वाक्य पर। तो आपको वहां स्रोत बहुत मिलेगा, आपको बहुत सारे लीड मिलेंगे। अब मैं 3 लोगों का उदाहरण देता हूं, महापुरुषों का जो जीवनी लेखक है, वीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तीनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है।
तीनों अपनी सोच में एक दूसरे के विचार को खंडित करते हैं और इनके बीच में बहुत ही जबरदस्त विमर्श चला है। उस विमर्श को पकड़ने के लिए आपके पास दृष्टि नहीं बल्कि आंख होनी चाहिए। नामवर सिंह हिंदी के आलोचक थे, वो कहते थे पकी हुई आंख होनी चाहिए। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि वो दृष्टि होनी चाहिए जहां से आप हंस की तरह दूध पी लें और पानी छोड़ दें। तो ये जो तरीका है, इन तरीकों से अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी विधा है सब में प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। और प्रामाणिकता तभी आएगी जब आप प्राथमिक स्रोत के पास जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल बहुत कम करें तो अच्छा है, जितना करेंगे। लेकिन अगर आप नॉन फिक्शन में हैं तो प्राइमरी सोर्स पर जाइए और बिल्कुल वो करिए। मुझे जो कर्नल साहब ने हिंट दिया है, मैं भी संवाद में बहुत यकीन करता हूं। डायलॉग, मोनोलॉग बहुत उबाऊ होता है, और खास करके अगर रविवार हो तो मोनोलॉग और भी उबाऊ हो जाता है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि आपके सवालों से जो दृष्टि निकलेगी और जो मुझे सीखने को मिलेगा वो आपके सीखने जितना ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अब मैं विक्रम जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह से भी उन्होंने सवाल लेने का फॉर्मेट तय किया है उसी तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत विजय जी। सवाल जवाब का जो ये सेशन होगा इसको मॉडरेट स्नेहा जी करती हैं, हमारी पीआरओ हैं। आप सवाल चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर इज योर प्रेफरेंस, और फिर वो सवाल आपका जवाब आपके स्पीकर देंगे। स्नेहा जी। जी धन्यवाद सर। नमस्कार अनंत सर। नमस्ते। मैं सबको बताना चाहूंगी कि 15 साल पहले मैं अनंत सर के साथ काम कर चुकी हूँ, और तब भी सर अपनी बात उसी पूरी जोश के साथ बताते थे। और जैसा डायरेक्टर सर ने कहा कि सच में अनंत सर का ज्ञान अनंत है और बहुत कुछ सर से सीखने को मिला। आज मैं सभी युवा ऑथर से चाहूंगी कि वो भी अपने सवाल पूछें और जितना कुछ वो जान सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छे अभी गेस्ट हैं, तो आप जो भी पूछना चाहें उनसे पूछ सकते हैं। और एकदम खुल के पूछिए, निसंकोच, किसी भी विषय पर किसी भी सवाल। जी स्नेहा जी, वो अपना नाम लिख सकते हैं, फिर वर्बली क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हाँ, लिखने मैं में भी डिफिकल्टी हो रही है। आप अपना नाम लिख दीजिए साइड में, वो 1 बाय 1 नहीं तो आप सीनियरिटी रेज से। हैंड भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट रेज पूछना हैंड में क्रॉस हो जाएगा, लेट देम राइट नेम, चाहें। सीनियरिटी बन जाएगी। ओके, विकास से आप शुरू कर विकास दीजिए। झिंगिया जी पहले पूछना चाह रहे हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार विकास अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। जी जी, नमस्कार। जो मेरा बुक है वो गंधर कोर के बारे में है, जो किसके असम बारे में? का किसके बारे में? गंधर कोर, ये गौमुदर असम का असम से हैं सर, ये असमिया ओके। में भाषा में लिख रहे हैं। हाँ जी हाँ। जी। उसका जीवन का एक हिस्सा था वो सत्र जो असम में होता है। वहाँ का एक दाता था, मतलब जो मैंने खोज करके देखा तो मुझे ये मिला कि एक सत्र के एक लड़की के साथ उसका विवाह हुआ था, लेकिन उसका दाता कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ लिखित में है एक जो उसका नाम है, जो उसका वाइफ था वो सत्र से था, बस ये है। लेकिन मैं सत्र में गया, फिर वहाँ पे सर्च किया, वो लोगों से बात किया, लेकिन अभी तक कोई डाटा नहीं मिला, पुख्ता सबूत नहीं मिला मुझे उस चीज का। तो अब मैं कैसे इसको आगे बढ़ाऊं? देखिए, आपको विकास जी बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह की तो कुछ कुछ हमारे पात्र ऐसे होते हैं जो जन श्रुतियों में भी जीवित रहते हैं, मतलब फोक में जीवित रहते हैं, है ना। वो किस्से कहानियों में चलते आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो वेद या पुराण या जो भारत के स्क्रिप्चर्स हैं, इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये सब ओरल हिस्ट्री का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आप अब जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के विद्वानों के साथ बैठिए, आपको सोर्स मिलेंगे, आप उनसे बात करिए।
बातों बातों में वो बताएंगे, या जिस इलाके में थे अगर उस इलाके का आपको एक्सेस हो और आसानी से जा सकते हैं, तो ये पता करिए कि उनको लेकर उस इलाके में किस तरह की बातें होती थी, है ना। और अगर एकदम डेड एंड पे ही पहुंच जाए, कुछ ना मिले, तो जो एक उपलब्ध स्रोत है उसको ईमानदारी से स्वीकार करते हुए कि यही एक स्रोत मिला और मैंने ये सारी चीजें करने की कोशिश की और आई कैन नॉट सक्सीड, तो उसके बाद आप उसका विवरण अगर देंगे तो आपके पुस्तक की प्रामाणिकता बनी रहेगी। लेकिन जी, बहुत शुक्रिया सर। ओरल ट्रेडिशन को ट्रेस करने की बहुत जरूरत है। अगर आप, मुझे लगता है कि ओरल ट्रेडिशन को ट्रेस करेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी, अगला सवाल सर जनन सिंधु जी पूछना चाहते हैं। सिंधु जी प्लीज पूछिएगा। नमस्ते सर। सर मैं सावरकर जी पे लिख रहा हूँ। सर मुझे बस यही जानना था कि जो नॉन फिक्शन है और बायोग्राफी है, तो उन दोनों में मूलभूत भेद क्या है? नॉन फिक्शन और बायोग्राफी में मूलभूत अंतर मैंने अपने अभी जो मैंने बोला उसमें थोड़ा सा हिंट किया था। अगर आप उसको देखें तो नॉन फिक्शन थोड़ा नीरस सा होता है, एक में आप कुछ जीवनी लेके आते हैं और उसमें हल्का सा फिक्शन का छौंक आप लगा सकते हैं, आपके पास सहूलियत होती है कि आप किस्सा गोई करें। अगर आप प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप के बारे में लिख रहे हो, आने वाले दिनों में अगर इस पर शोध होगा, तो इसमें आप अपने दिमाग से कोई स्टोरी गढ़ते हुए नहीं लिख सकते हैं। जबकि अगर आप सावरकर जी पर लिख रहे हैं तो आपको हल्की सी छूट है कि आप वातावरण को अपने हिसाब से क्रिएट कर सके, उस दौर को ध्यान में रखते हुए। बस ये बड़ी महीन सी बारीक सा फर्क नॉन फिक्शन और बायोग्राफी में है। लेकिन अगर आप ऑथराइज्ड बायोग्राफी लिख रहे हैं तो फिर आप और ज्यादा करीब हो जाते हैं नॉन फिक्शन के पास। तो आपको, मुझे लगता है कि जब आप देश के महापुरुषों को या वीर पुरुषों के बारे में लिखते हैं बायोग्राफी, तो जब उनकी वीरता को या उनके पराक्रम को या उनके शौर्य को का वर्णन आप कर रहे होते हैं, तो हल्का सा छूट ले सकते हैं आप। ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी मतलब घोड़े पे सवार हो गए और चेतक पे चले जा रहे थे और ये कर दिया, लेकिन जब आप उनके विचारों को रख रहे होते हैं तो सरस बनाने का और उसको मतलब संवाद शैली में प्रस्तुत करने की छूट आपको होती है। नॉन फिक्शन में ये थोड़ा कम होता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय देव पूछ रहे हैं कि सर एज अ फिल्म क्रिटिक कुड यू रिकमेंड फिल्म्स वी कैन वॉच टू इम्प्रूव डायलॉग राइटिंग इन आवर नॉवल? यू कैन बट आप देखेंगे ना, आप देखिए कि डायलॉग राइटिंग सिर्फ इंडिया में ही होती है। हिंदी मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड जहां की एक डायलॉग स्क्रीन राइटर अलग होता है और डायलॉग राइटर अलग होता है ना। आपको याद होगा अजीत का और एक फिल्म का डायलॉग है, तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां पानी होगा, तुम पानी पानी चिल्लाओगे, तुम्हें पानी देने वाला भी होगा पर तुमको पानी नहीं देके फिर मैं मारूंगा। तो ये एक कला है डायलॉग राइटिंग की। अब अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखें तो यहाँ पर नायक खलनायक को गोली मारने के पहले एक बड़ा लंबा सा भाषण देता है, जैसे वोट लेना हो उसको, उसके बाद गोली मारता है ना। और हॉलीवुड की फिल्में देखें, घुसेगा मार दिया, अपना हिंसा चला गया। लेकिन जो आप फिल्मों को देखने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 50 और 60 के दशक की फिल्में देखनी चाहिए, क्योंकि उस समय मेलोड्रामेटिकली राइटिंग होती थी। उनमें उनमें मतलब एक किसी भी चीज को इतना फैला के बताते हैं वो, आपको लगेगा कि अभी के दौर से थोड़ी बोरिंग है, बट यू कैन लर्न फ्रॉम दोज राइटिंग्स। अगर आप महल को देखें 50-60 के दशक में देखें, अगर आप ये मुगले आजम देखें, अगर आप अनारकली देखें, जो क्लासिक कल्ट फिल्में हैं ना, शोले के डायलॉग देखें अगर आप 75 में आ जाएं, तो इस तरह से बड़ी सारी आप कल्ट फिल्में हैं, उसको देखें तो उसके डायलॉग राइटर से। और अगर आपको एक्सेस हो, कहीं फिल्म आर्काइव्स है पुणे में, वहां अगर आपको एक्सेस हो तो टी सीरीज एक जमाने में बेस्ट डायलॉग्स के कैसेट्स निकालते थे। मुझे याद है वो 80 से 84 का दौर था और वो टी सीरीज के कैसेट्स आते थे, उसमें गाने नहीं होते थे, उसमें सिर्फ डायलॉग्स होते थे। एंड
if you are interested in writing dialogues for film, you must listen to those T series cassettes. बार बार सुनिए उसको आपको। अच्छा, उसमें एक फिल्म का नहीं होता था, बहुत सारी फिल्मों के होते थे जिसको सुनकर आप अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट मदालसा मणि त्रिपाठी अपना सवाल पूछना चाह रही है। मीनवाइल आप लोग लिंक पर अपना अटेंडेंस भी देते रहिए। मदालसा अपना सवाल पूछिए प्लीज। प्रणाम सर, मैं मदालसा मणि त्रिपाठी। सर मैं हिंदी में नॉन फिक्शन लिख रही हूँ। सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे जो आपने प्राथमिक स्रोतों की बात की, जो हमें उस समय के मैगजीन, उस गेजर्ट्स और वहाँ की पत्रकारिता से मिल सकते थे, तो अभी तक सर मैंने अपने विषय से संबंधित जितने भी प्राथमिक स्रोत देखे हैं वो अंग्रेजी में ही है ज़्यादातर, जैसे ब्रिटिश गेजट और उस वक्त के जो ब्रिटिश अपने जो न्यूज़पेपर्स निकालते थे। तो अगर नॉन फिक्शन किताब अगर मैं उनका संदर्भ देखती, मुझे उन्हें अनुवादित करके मतलब देना चाहिए, या फर्स्ट हैंड के तौर पे मैं उन्हें वैसे का वैसा ही दे सकती हूँ जैसे ब्रिटिश गेजेट में छपा था या जैसे उस वक्त की पत्रकारिता में छपा था? जी। आप देवरिया की हैं? नहीं सर, गोरखपुर की हूँ। हाँ, तो एक ही इलाका हो गया ना, गोरखपुर, देवरिया और ये सब, क्योंकि त्रिपाठियों के मणि उसी इलाके में मिलते हैं। जी सर। मैं ये कह रहा था कि आप जो अंग्रेजी की बात करें ना, आप देने की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ आप लोगों से बैठा हुआ हूँ कि बाद में दीजिएगा, पहले तो आप लीजिए कहाँ से, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आप जैसे बापू की मोस्ट ऑफ द राइटिंग शुरुआती अंग्रेजी में, बाद में उन्होंने हिंदी लिखी। तो अगर जवाहरलाल और कुछ लोगों ने मराठी में लिखी, जैसे तिलक को देखेंगे, भगत सिंह ने गुरुमुखी में लिखी, तो इन सब को अगर आपकी भाषा हिंदी और हिंदी में पुस्तक लिख रहे हैं तो बहुत मतलब आपको, आपकी बाध्यता है, अनिवार्यता है कि आपको हिंदी में ही लिखना होगा। तो आपको अनुवाद ही देना चाहिए, लेकिन आपके सामने एक सहूलियत ये हो सकती है, अगर आपको लगता है कि अनुवाद में कई बार, और मतलब वो ट्रांसलिटरेशन मत करिए, उसका भावानुवाद करिए, और जो एक्चुअल चीज है ना उसको फुट नोट्स में या ऊपर एस्टेरिक्स लगा के कहीं पीछे दे दीजिए इंग्लिश में, ताकि, या जो मूल भाषा में लिखी गई है, ताकि समझने वाले को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो वहां जाकर वो समझ सकता है कि अमुक व्यक्ति ने अपने अमुक विचार इस भाषा में प्रकट किए थे और मैंने ये अनुवाद किया है। जी धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन अनूप कृष्वान का है। महोदय, पहले से ही प्रकाशित जीवनियों एवं ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरह हम अपनी कृति में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें? ये आपके कौशल पर निर्भर करता है। मैंने रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया। आपकी क्राफ्ट कैसी है, आप कैसे रोचकता बनाए रख सकते हो। देखिए, इसमें जो गद्य लेखक होता है ना, जो फिक्शन लिख रहा होता है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो आगे बढ़ता है, और जो कविता लिख रहा होता है, क्षमा करिएगा अगर कोई कवि होंगे तो, वो कविता पीछे की ओर जाती है और गद्य प्रोज आगे की ओर जाती है। जैसे अगर कोई अच्छी कविता पढ़ता है तो लोग कहते हैं इरशाद इरशाद एक बार फिर से पढ़िए। और गद्य में क्या होता है, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो पाठक के मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो कविता के पाठक और गद्य के पाठक में फर्क है, और अच्छा लेखक वही होता है जो अपने पाठक के मन को समझ सके और पाठकों से अपना एक रागात्मक संबंध बना ले कि पाठक ये चाहता है। राइटिंग में दिक्कत क्या होती है हम लोगों के साथ, हम अपने आप को विद्वान मानते हुए अपनी सारी विद्वता उड़ेल देने चाहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लेखक ऐसे हैं कि बातचीत में उनकी वो भाषा नहीं होती है, लेकिन अगर उनकी किताब पढ़ने चले जाएं, और ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, पंकज मिश्रा बड़े राइटर है, उनकी एक अभी किताब भी आई है, तो उनको अगर आप उनको बातचीत करेंगे तो उनकी भाषा अंग्रेजी में भी बहुत सरल है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो बड़ी लच्छेदार सी कोलोकियल और कोलोनियल इंग्लिश का ऐसा समावेश कर देते हैं कि ये, और इस दोष के शिकार वी.एस. नॉयपॉल भी हैं। सर विद्या जब दिल्ली आए थे तो मैं उनसे मिला था, बड़े सहज होके बड़े अच्छी बातें कर रहे थे, बड़े सामान्य रूप से उनको समझा जा सकता है, लेकिन एरा ऑफ डार्कनेस अगर आप पढ़ने जाएं तो आपको शब्दकोश या डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा। ये ठीक है कि उनको नोबेल मिल गया, लेकिन
आपको हमको जो भारतीय पद्धति है, भारतीय चिंतन पद्धति है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पाठक सर्वोपरि है हमारे लिए। और जब भी आप लिख रहे होते हैं तो रोचक बनाने के लिए यही है कि एक ही फॉर्मूला है, अब आगे क्या। जब आप लिख रहे हो तो ये सोचिए कि अब आगे क्या क्या फॉर्मूला पर काम करिए, कि हमारा पाठक सोच रहा है कि उसके सामने कोई एक उत्सुकता जगाने का जो आप टेक्निक है ना, उसको पालन करिए। तो मुझे लगता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने दिया रामायण और महाभारत का। कितने वर्जन बने, कोई भी वर्जन ऐसा नहीं है जिसने अच्छा नहीं किया हो। महाभारत के अभी 3 वर्जन है, मैं तीसरा देख रहा हूं। मुझे मालूम है कि जरासंध का वध कैसे होगा, मुझे मालूम है कि कृष्ण अपना विराट स्वरूप कैसे दिखाएंगे, मुझे मालूम है कि वृहन्नला के साथ क्या संवाद होगा, लेकिन फिर भी वहां देखने जा रहा हूं और देख रहा हूं, क्योंकि वो एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते। अभी पिछले दिनों एक रामायण पर सीरीज आई थी, उसको नरेंद्र कोहली जी स्वर्गीय, वो उसके मतलब क्या परामर्शदाता थे, तो उन्होंने राम के स्वरूप को ही एकदम से बदल दिया। आप देखें अगर वो, तो उनका दरबार अलग तरीके का सजा दिया उन्होंने। तो ये कहानी कहने का कौशल और आगे क्या की टेक्निक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पीछे लिखी हुई चीज भी रोचक तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। धन्यवाद। जी सर। सर अगला सवाल रानी उन्नामलई का है। स्नेहा, अगर मैं उत्तर लंबा लंबा दे रहा हूं तो आप मुझे नहीं बीच सर, में नहीं सर, समय की कोई सीमा नहीं है, आप अच्छे से समझाएं, क्योंकि यहाँ सब आप ही को सुनने आए हैं, तो आप लंबे उत्तर भी दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर आई एम लुकिंग एट द, सर सवाल मैं पढ़ रही हूँ। आई एम लुकिंग एट द लैंग्वेजेस ऑफ द रिटन टेक्स्ट, बेसिकली द पॉलिटिकल टेक्स्ट, सोशल कमेंट्रीज ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा। हाउ डिड द लैंग्वेज ऑफ द बुक्स कैप्चर द पेट्रियोटिज्म? That is the fundamental question my book deals with. Will it be wise to use newspaper materials in this book, sir? I am looking at the language of the written text. Sir. मैं फिर से पढ़ दूं सर? नहीं, मेरे सामने खुला हुआ है, 1 मिनट। जी। You can use the newspaper articles, my dear friend, and it is also wise to use that, because उस समय के लैंग्वेज को अगर आप देंगे तो आप, अच्छा लैंग्वेज से पैट्रियोटिज्म कैसे आएगी, ये थोड़ा लैंग्वेज से नहीं आएगा, पर वो जो the scene, your language will create such scene जिससे आप पैट्रियोटिज्म को चित्रित कर सकते हैं, and you can depict the scene through your languages. तो मुझे लगता है कि ये आप न्यूज़पेपर अगर उस दौर के देखेंगे तो वहां की भाषा अगर आप जस का तस उठा के रख देंगे तो अभी के पाठक, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दे विल रिजेक्ट दैट पीस ऑफ वर्क, बिकॉज उस समय की भाषा और अभी की भाषा, आप खुद ही युवा हो, आप जब उस समय की भाषा को पढ़ोगे और अभी की भाषा में बहुत फर्क आ गया है। गांधी जी की भाषा और अब की भाषा, गांधी जी इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिखते थे और वो सिर्फ प्रीपोजिशन बदलते जाते थे और सेंटेंस की मीनिंग बदलती जाती थी। अभी मैं गांधी जी का कुछ दिनों पढ़ रहा था तो उन्होंने एक वाक्य लिखा है, इन इंडिया वी नीड अ पुलिस टू पुलिस द पुलिस, और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन इस तरह की प्रविधि अब चले, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। तो अभी की दौर की भाषा लिखिए, अभी समझ में आने वाली भाषा लिखिए, और आप जो सीन क्रिएट करें उसमें पैट्रियोटिज्म हो, उसमें देशभक्ति हो तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, अगला सवाल धर्मराज गुप्ता जी पूछना चाहते हैं। धर्मराज जी प्लीज पूछिए। स्वयं धर्मराज, नमस्कार। सर, मेरा नाम धर्मराज गुप्ता है और सर मैं अपना स्क्रिप्ट बलिया के 1942 की जन क्रांति पर लिख रहा हूँ। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर मैं जनश्रुति को कितना महत्व दूं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं अपने पुस्तक में साहित्य को कितना स्थान दूं कि वो ऐतिहासिक पुस्तक ही बन पाए। सर ये मैं कंफ्यूजन लगभग 1-2 महीने से झेल रहा हूँ सर, ये साहित्यिक और ऐतिहासिक, मैंने कई सारी किताबें लिखी इसके लिए। सर धर्मराज जी, आप तो स्वयं धर्म के राज हैं, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? आप, अच्छा दूसरी बात ये कि पुस्तक लेखन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि H2SO4 कर दें और वो पानी निकल आएगा।
वो लेखक को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम कंफ्यूज नहीं हुई, शांत मन से। और बलिया पर तो इतनी सामग्री उपलब्ध है ना, स्वाधीनता को लेकर, स्वराज को लेकर बलिया पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है ना। लेकिन बलिया पर बहुत सावधान रहना जनश्रुतियों को लेकर। मैंने अभी असम के अपने मित्र को कहा कि जहां पर सोर्सेस अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज द ओरल हिस्ट्री, लेकिन जहां पर आपके पास प्रचुर मात्रा में, और 1942 तो आधुनिक भारत का वो दौर है जब आपके पास सारे स्रोत मौजूद थे। उस दौर के नेताओं के भाषण उपलब्ध है, उस दौर के नेताओं का लिखा हुआ वो उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि बलिया पर लिखने के लिए आपको जनश्रुति से बहुत बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, उसको बलिया को मैं बहुत करीब से जानता हूं, और आप बलिया देख रहे होंगे तो गाजीपुर वाला हिस्सा भी ले रहे होंगे। मुझे लगता है कि गाजीपुर में भी बलिया के तुरंत बाद वो घटना हुई थी जहां डॉक्टर राय ने थाने पे वो फहराने की कोशिश की थी और उनको सीने में गोली मारी गई थी। तो अब मैं जब इस स्टोरी को देख रहा था तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि लोग अपने इलाके के नायकों को लेकर बहुत भावुक होते हैं, और हमारा देश नायकों की पूजा करने वाला देश है। वो किसी भी क्षेत्र के नायक की पूजा करने लगता है, और जब आप पूजा करने लगते हैं तो आप अपने नायक को भगवान बना देते हैं, और जब आप नायक को भगवान मान लेते हैं तो विसंगतियां वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आपको उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि भगवान तो सारी कमियों से ऊपर होते हैं। तो इसलिए आप अपने लेखन में एकदम से गलती और कंफ्यूजन दूर करिए। आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, बलिया में उपलब्ध है, कई पुस्तकें उपलब्ध है उस घटना पर, और अगर आपको अवसर मिले तो आप दिल्ली में 2-4 दिन समय गुजारिए, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और नेशनल आर्काइव्स में, वहां आपको बहुत सामग्री मिलेगी। जी सर, अगला सवाल प्रवीण जी का है। वो पूछ रहे हैं कि नॉन फिक्शन में परंपरा से आने वाली स्थानीय लोगों में सुनाई जाने वाली नायकों की प्रचलित कहानी हो और उसका लिखित संदर्भ ना हो, तो क्या हमें उसे लिखना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज का संदर्भ लिखित होगा ऐसा है नहीं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आप परंपरा के बारे में क्या समझते हैं? पहली बात तो परंपरा को रूढ़ समझने की भूल न करें। परंपरा इज प्रगतिशीलता। नृत्य शास्त्र में हमारे यहाँ परम अपरम आगे बढ़ने की जो प्रविधि है उसको परंपरा कहा गया है। हमारे यहाँ अफसोसनाक बात ये रही कि हमने परंपरा को रूढ़ी मान लिया। तो आपके आगे बढ़ने की परंपरा में अगर नायकों की प्रचलित कहानी आपको सुनाई दे रही है और आपके इलाके में बोली जा रही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि उसका कोई लिखित संदर्भ ना हो, तो क्या कोई बाध्यता है कि हम उसको नॉन फिक्शन की तरह उपयोग करें? हम उसको फिक्शनलाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों कई सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, और उसमें एक पंक्ति ये भी लिखी कि ये मेरी आत्मकथा है लेकिन आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो उन्होंने एक एस्केप रूट ले लिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकदम ही लिखित सामग्री नहीं है तो आपको इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए पाठकों के लिए कि ये जन में प्रचलित श्रुतियों पर आधारित पुस्तक है। इससे आप मुक्त हो जाएंगे और पाठकों को भी लगेगा कि वो नॉन फिक्शन तो पढ़ रहा है, लेकिन वो उसकी ये अपेक्षा नहीं रहेगी, या बाद के शोधार्थियों की ये अपेक्षा नहीं होगी कि वो आपकी पुस्तक को कहीं कोट करें, उसको कहीं उद्धृत करें। इसलिए आप बहुत आसानी से बिना लिखित संदर्भ के भी लिखा जा सकता है। अब मैं जैसे मैं हूल संप्रदाय पर की अगर बात करूं, हूल नायकों पर अगर बात करूं, या बिरसा मुंडा पर अभी किताब आई है एक, उसकी बात करूं, तो बहुत कम लिखित सामग्री मिलती है, न्यूनता में लिखित सामग्री मिलती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका लिखित संदर्भ है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि बगैर किसी संदर्भ के ओरल हिस्ट्री के आधार, ओरल हिस्ट्री भी क्या है ना कि बाद में कहीं ना कहीं उसको जॉट डाउन कर लिया जाता है। तो कोशिश आप ये करिए कि कहीं ना कहीं उसका संदर्भ तो मिलेगा। ऐसा कोई हो नहीं सकता विषय कि उस विषय पर आपके पहले किसी ने न लिखा हो।
इसलिए मुझे लगता है कि प्रयास करना चाहिए, और ना हो तो एक पंक्ति लिखनी चाहिए कि ये मेरी पुस्तक जनश्रुतियों पर आधारित है। जी सर। सर अगला सवाल वैष्णवी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट ऑथेंटिक सेटिंग्स विद इन आवर स्टोरीज? व्हाट एडवाइस वुड यू हैव इन बिल्डिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द टाइम पीरियड इन आवर प्रोज एंड डायलॉग? एक मिनट। जी। हाउ कैन वी क्रिएट authentic settings for our stories and what advice? Vaishnavi, can you explain what do you mean by authentic setting with our stories? Vaishnavi? Can you explain it further? Yes. Can you hear me? So I was talking about, so I was wondering if you had any advice on how to create like a setting that makes sense for that time period, like so that we don't put our modern views into that sort of setting. Does that make sense? Like our sort of modern thinking doesn't affect the story we're telling. I think it will give a modern look to the story. If you use modern language, if you use modern, अगर आप मॉडर्न संदर्भ यूज करोगे ना, तो इट विल, ये आपकी स्टोरी को एक मॉडर्न लुक देगा। और अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना है, तो यू कैन यूज एंड यू कैन क्रिएट, बट यू कैन टेक this liberty in you cannot take this liberty in non-fiction. You can take this liberty in fictionalized stories and fiction stories, right? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Sir, I plan to include a largely oral tale about two women freedom fighters. There is not much written record, and their story survives in the retellings by their family and clan. What do you suggest to bring these two women to life in my book? Thank you, sir. I think I have already replied on this question partly. Yeah, kind of, sir. अगर there is not much written record, या वही बात है कि उनके पास ज्यादा संदर्भ नहीं है, so उसके बारे में सर बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर। You can use, but you have, मतलब आपको उनको देना पड़ेगा कि attribute the facts to the family members कि they are saying like that. Okay. ये नहीं कह सकते हो कि I am saying this. Reference by attributing those facts to the family members of the clan of that particular women freedom fighter, you can use those things in your writing. Okay. Sir, अगला सवाल अनंदिया का है. My topic is non-fictional. Sometimes I get variable data from different books written by eminent historians. What should I do, sir? Should I avoid them or include them all? ये सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है जी। आप अगर नॉन फिक्शन हिस्ट्री लिख रहे हैं तो योर जॉब इज वेरी चैलेंजिंग. इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज द हिस्ट्री रिटन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री राइटिंग इज लाइक फिक्शन. सो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है कि जो डाटा आपके पास आ रहे एमिनेंट हिस्टोरियंस की, like if you are writing on Ashoka, Romila Thapar is saying one thing, Ramkrishna Tripathi is saying another thing, and if you go to Kashi Prasad Jaiswal, he is saying another thing in his book Hindu Polity, right? तो ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको बस वही जो मैंने कहा ना कि वो नीर छीर विवेक करना पड़ेगा. First you have to decide in which direction you want to go. Once your direction is decided, you can choose the path on which you want to go to your मंजिल, जहां आप पहुंचना चाहते हैं. तो फिर उसी हिसाब से आप अपने तर्कों को ढूंढिए, उसी हिसाब से जो लिखा हुआ आपको ऐतिहासिक चीजें मिल रही है उसको अपने साथ लेकर चलिए. बट I think all the best, Anindya, because your job is very tough. I am not discouraging you, but you have took a very challenging thing कि हिस्ट्री पर नॉन फिक्शन में लिखेंगे. Be very careful. जी सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर अटूट संतोष जी पूछ रहे हैं, कुछ वैसा ही मिलता जुलता सवाल है.
एक पत्रकार के दृष्टिकोण से तथ्य कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक लेख में, और एक पत्रकार होने के अनुभव के साथ क्या गलत परिणाम हो सकते हैं आधे अधूरे तथ्य तथा एक तरफी सोच को, वन साइडेड सोच को अपनी लेख में इस्तेमाल कर। सर, तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं अटूट जी, तथ्य आधार ही होता है पत्रकारीय लेख का। और किसी भी पत्रकार के लिए वो बहुत ही और सबसे शर्मनाक दिन होता है जिस दिन उसके द्वारा लिखे गए तथ्य को कोई क्वेश्चन करता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने तथ्य के आधार पर कोई लेखन किया है तो उसका कोई गलत परिणाम हो ही नहीं सकता है। बापू कहते थे अगर सत्य और तथ्य के साथ हो तो परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। तो महात्मा गांधी की इस लर्निंग को आपको समझना होगा, और मैं तो बहुत समझता हूं इसको, और मैं अपने व्यक्तिगत लेखन के आधार पर कह सकता हूं। और कोई आधा अधूरा तथ्य नहीं होता है मेरे दोस्त, तथ्य तथ्य होता है। उसको आप मतलब ट्विस्ट करते हैं कि इसको किस तरह से, और उसको आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट जब दे दिया जाता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो मुझे लगता है कि लेख में आप अपनी आइडियोलॉजी अगर दे रहे हैं तो डोंट ट्विस्ट द फैक्ट्स। फैक्ट्स को ऐसे रखो। मैं जब पार्लियामेंट कवर करता था तो स्वर्गीय अरुण जेटली ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया था। उन्होंने कहा कि जब वो वकालत करने गए तो एक जज ने उनसे कहा कि अरुण, इफ यू हैव द फैक्ट बैंग द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंग द टेबल। तो जिस पत्रकार के पास तथ्य नहीं होते हैं वही बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करेगा, क्योंकि तथ्य तो खुद अपनी बात कहता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को समझा ले जाता है। तो अधूरी तथ्य और एक तरफा सोच को अपनी लेख में बिल्कुल इस्तेमाल न करें। और जब आप पढ़ लेंगे, जब आपके पास तथ्य होंगे तो तथ्य आपको ऐसा करने से रोक देगा। जी सर। सर, अगला सवाल है, एक मिनट सर। दिलेश्वर राणा जी के प्रश्न का दिलेश्वर उत्तर मैं राणा जी दे का चुका हूं। फिर वही बात है सर, वही जनश्रुति मिल रहा है और उन जनश्रुति को व्यवहार कर सकता हूँ क्या, ये आपने दे दिया, तो आगे बढ़ सकते हैं आनंद सर। एक 4 खंडों में पुस्तक है। जनश्रुतियों के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं। अगर कहीं से वो पुस्तक मिले, भारत का मौखिक, क्या नाम है उसका, मौखिक इतिहास कुछ है, मैं अभी टाइप कर देता हूं उस पुस्तक का नाम लेके। तो ये सारी भ्रांतियां अगर उस पुस्तक को देख लेंगे तो दूर हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि ये बड़ी सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं। तो मुझे एक और महसूस हो रही है, एक मैं हो सकता है गलत होऊंगा, लेकिन इतने सारे लोगों के नायक सिर्फ जनश्रुतियों में कैसे हो सकते हैं? आपको थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़े अपने खोज का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कभी भी आप लोगों के मदद के लिए उपलब्ध हूं। आप जब भी जरूरत हो, मैं अभी फोन नंबर अपना साझा कर लूंगा, आप लोग फोन कर सकते हैं। जी सर, अगला सवाल भी वैसे ही कुछ मिलता जुलता है। अक्षर देव जी पूछ रहे हैं कि माय टॉपिक इज द हूल ऑफ सीडो कान्हू, एज यू मेंशन देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल, कैन आई then use my imagination to write their personal thoughts and private conversation? ये इट डिपेंड्स कि आप लिख क्या रहे हो। योर टॉपिक इज द हूल ऑफ सिद्धू कान्हू, तो आपको there can't be lot of resources freely available, पर हूल आंदोलन में एक हूल फाउंडेशन है रांची में, और इन लोगों की जो विरासत है वही लोग हूल फाउंडेशन चलाते हैं, और उनके सामने इसको लेकर बड़ी सामग्री है। आने वाले दिनों में दैनिक जागरण में आपको ये सामग्री पढ़ने को मिलेगी। तो मैं एक सोर्स तो आपको अभी बता दे रहा हूं, और उनका जो हूल फाउंडेशन है रांची में, उनसे आप जरूर संपर्क करें, उनके पास बहुत सारी सामग्री है इस बारे में। जी धन्यवाद सर। आई थिंक सारे क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं। और जसप्रीत कौर आप पूछ रहे हैं कि मैम अटेंडेंस लिंक ये ऊपर दिया जा चुका है, आप लोग सिर्फ ऊपर थोड़ा सा जाकर अटेंडेंस लिंक पर अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं सर। माधव जी पूछ रहे हैं कि गोविंद गिरी के ऊपर लेखन कर रहा हूँ, उसमें मुझे एक पुस्तक मिली राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन। इस पुस्तक में जो गोविंद गिरी का आंदोलन था उसको देसी रियासती के खिलाफ बताया गया, बाकी अभी तक जितनी पुस्तकें पढ़ी उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बताया गया। तो सर ऐसी पुस्तक को कितना महत्व देना चाहिए?
नहीं, इस पुस्तक को आप अपने पास रखो। ये पुस्तक आपको एक दिशा में सोचने का अवसर प्रदान करेगा, लेकिन आप ये देखो कि जिस पुस्तक में आपको अलग चीज मिल रही है, उनके लिखने का आधार क्या है। आप अगर अंग्रेजी में लिखे हुए सोर्स पुस्तक के बेसिस को मिलाओगे और जो पुस्तक आप कह रहे हो जिसमें देसी रियासत के खिलाफ बताया गया है और जिन पुस्तकों में अंग्रेजी रियासत के खिलाफ बताया गया, दोनों के सोर्स को चेक करिए कि दोनों के सोर्स ऐसा कहने का आधार क्या है। तो अगर इन सोर्स को चेक करेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाद में पुस्तक के पीछे बिब्लियोग्राफी होगी या रेफरेंसेस होंगे। कई बार बिब्लियोग्राफी से और रेफरेंसेस से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो अगर आप शोध कर रहे हैं और नॉन फिक्शन में है तो उसको जरूर देखिए। जी, तो सवाल इतने ही हैं आज सर। धन्यवाद सर, हर एक सवाल को आपने इतने अच्छे से बताया धैर्यपूर्वक, और आपको सुनना, आपको आपसे सीखने का हर वक्त मौका मिलता रहता है, सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूंगी विक्रम सर आप हैंडल करें सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद स्नेहा। थैंक यू स्नेहा जी। आनंद विजय जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े विस्तार से और बड़े धैर्यपूर्वक आपने एक एक सवाल लिए, और ये जनश्रुति की जो बात आ रही है उसका एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि जो हमारा जो स्कीम है उसमें काफ़ी उसमें एम्फेसाइज किया गया था अनसंग हीरोज़ के बारे में और अननोन प्लेसेस के बारे में। तो काफ़ी प्रपोजल्स उस तरह के हैं, तो उस पर रिसर्च जो ये लोग कर रहे हैं उसमें उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके मेंटर्स भी उनको असाइन किए हुए हैं, तो वहाँ भी वो सहयोग लेते हैं, एडिटर से भी सहयोग लेते हैं। और जब इस तरह के मास्टर क्लासेस आप विद्वानों के साथ होता है तो निश्चित रूप से आप लोगों से भी वो मार्गदर्शन लेते हैं। जी सर। तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप आए। और निदेशक महोदय कुछ कहना चाहेंगे समापन पे सर? थैंक यू सो मच। बहुत एनलाइटनिंग था, बहुत एजुकेटिव था। आनंद जी, आपसे जो संवाद होता है वो बहुत ज्ञानवर्धक भी होता है और रोचक भी होता है। तो दोनों चीजों का मिशन युवाओं को देखने को मिला। और जो बात आपने कही, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बॉटम लाइन, जो फिक्शन लिख रहे हैं, फिक्शन में भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो भी बिना सर पैर का नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको बिल्कुल लिख के और सामने रख लेना चाहिए, जो फिक्शन लिख रहे हैं, कि मेरे फिक्शन में भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो बात, और काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं सोर्स के बारे में, तो सभी इनपुट्स को मैं चाहूंगा कि जो सर ने बताए, हाफ पेज की समरी बना के आज ही अभी लेक्चर के बाद जो जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, उनको बना के अपने सामने रखें, ताकि आपके जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वे आपको एक अच्छा लेखक बनने में, एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करने में और अच्छा रिसर्च वर्क करने में मदद दें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से पुनः आनंद जी आपको। और बहुत आप धन्यवाद हमारे एनबीटी मेंबर, फैमिली मेंबर तो हैं ही, अब हमारे जल्दी एक अच्छी रचना के साथ आप आ रहे हैं लता जी के बहुत साथ। जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ, तो भारत रत्न लता जी के बारे में जो आपकी किताब है उसका इंतजार रहेगा जल्दी, बच्चों को भी और बहुत हमें जल्दी। भी। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत आभार। सभी दोस्तों का धन्यवाद। आप सब लोगों से बात करके बहुत मजा आया। विक्रम जी आपका बहुत आभार, स्नेहा आपका भी बहुत आभार। धन्यवाद नमस्कार। सर। नमस्कार। 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 हाँ विक्रम जी, एक बार आनंद जी जब राइट ऑफ करते हैं, लॉग आउट करते हैं,